बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट नामजद। ख्वाब देखना हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और ना ही हमने ना उम्मीद होना है। गो के हालात जो हैं वो शायद इस वक्त हमारे फेवर में नहीं है, या कहना चाहिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, बट दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। इसी तरह से ज़िंदगी का जो है वो उतार चढ़ाव होता है, और एक अच्छी उम्मीद लेकर, एक मुस्कुराहट लेकर, कुछ बेहतर चीज़ लेकर हमेशा कोशिश होती है इस स्क्रीन के ज़रिए आपके सामने आया जाए। लेकिन जो इस वक्त प्रैक्टिकली जो इस वक्त सिचुएशंस हैं उनको डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये सोचना कि इन हालात में हमने ख़ुद को बचाना कैसे है। सो यकीनन ये जो वबा है, जो कोरोना है, इसने दुनिया भर को मुतासिर किया है और पाकिस्तान भी इससे बच नहीं सका। बड़ी तादाद में पाकिस्तान में लोग इससे मुतासिर हुए। एक बड़ा नंबर है हलाकतों का, जो इस वक्त नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से जो तादाद, जो अपडेट्स दी गई हैं उस हवाले से 1,19,536 अफराद जो हैं वो इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हैं जो कोरोना के मरीज़ हैं। अच्छा, गुज़िश्ता 24 घंटों में जो लोग रिकॉर्ड हुए हैं वो हैं 5,834। इतना बड़ा नंबर है कि 5,000 से ज़्यादा अफराद जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं 24 घंटों में। और उससे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात यह है कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने जो अपडेट्स दी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पिछले 24 घंटों में, 24 घंटे में मतलब एक दिन में 101 अमवात जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं। मैं तो शायद यहाँ पर सिर्फ आपसे नंबर शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप इमेजिन करें, सोचें कि ये कितनी तेज़ी से ये चीज़ स्प्रेड हो रही है और इसका नुकसान कितना ज़्यादा हो रहा है, कितने लोग इसकी वजह से जो है वो जाँ बहक हो रहे हैं। एशिया में जब रिसर्च की गई, मैंने इस बात का जिक्र कल भी किया था, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एशिया में जो ख़तरनाक तरीन लाइन्स हैं कोरोना के हवाले से, उसमें हम चौथे नंबर पर स्टैंड करते हैं। और वो लोग जो इस बारे में बेहतर अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सके, इसको रिकवर करने के लिए बेहतर इकदाम कर सके, वो जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें हम कहीं 148 और 149 पर फॉल करते हैं। ये इस वक्त हमारी मैनेजमेंट की और हमारी सोच और समझ की सिचुएशन है। सिंध में क्या सूरत हाल है कोरोना की, इस पर हम बारहा आपसे डिस्कस करते रहते हैं। इस वक्त जो है मेरे साथ इस्लामाबाद से हमारी रिपोर्टर मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि इस वक्त पंजाब में और इस्लामाबाद में जो है वो कोरोना की क्या सूरत हाल है। सो महविश को वेलकम करेंगे। महविश कमास खान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सना आपका। आपका बहुत शुक्रिया महविश कि आपने जो है वो जी उठा पाकिस्तान में अपना वक्त दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगी महविश के सिंध की तो हम सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं कि वर्स्ट हो रही है, लेकिन हम पंजाब के लिए भी और इस्लामाबाद के हवाले से भी ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि ये वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, देखा जाए तो पाकिस्तान में तो कोरोना के शिकार जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है और अभी तक ग्राफ पीक पे जा रहा है, कोई उसमें उतार जो है वो सामने नहीं आया। आज भी अगर बात करें एक दिन के केसेस की तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,038 जो है वो 5,838 नए केसेस हमारे पास रिकॉर्ड हुए हैं। और अगर अमवात के हवाले से बात करें तो 24 घंटों में 101 नए डेथ जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तो ये हमारे पास काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। बड़े शहरों को तो छोड़े, अगर इस्लामाबाद की हम बात करें, इस्लामाबाद काफी छोटा सा शहर है और यहाँ पर जो तादाद है उसमें तेजी से इजाफा होता जा रहा है, जबकि यहाँ पर मास्क ना पहनने और SOPs के खिलाफ वर्जी पर 3,000 तक जुर्माना भी किया जाता है, उनको जेल भी भेजा जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ इस्लामाबाद का अगर ग्राफ है तो वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। और इस्लामाबाद इस छोटे से शहर में जो है वो तादाद 6,236 तक पहुंच गई है। तो ये काफी सिचुएशन है, काफी अलार्मिंग है। बड़े शहरों की तो छोड़े, आप इस्लामाबाद भी देखिए इतना बुरे हालात। अच्छा, मुझे महविश ये भी बताएं कि हमने ये भी देखा कि क्योंकि वफाक हमारा दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे वो भी इसका शिकार हुए हैं। और जब बारहा हम ये बात करते हैं कि एहतियात करनी है और महफूज रखना है, तो कोई भी शख्स, कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी ओहदे पर बैठा हुआ इंसान इससे महफूज नहीं है। ये वबा सबको मुतासर कर रही है।
बिल्कुल यही कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि ये वबा जो है सबको मुतासर करेगी, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हमने देखा कि हमारे एमएनएस की अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में काफ़ी डेथ्स भी हुई है और काफ़ी लोग मुतासर भी हो रहे हैं। जो अभी नए केसेस आए हैं, शेख रशीद हो गए, मरियम औरंगजेब हो गई, शायद खाकान अब्बासी हो गए। अच्छा। तो फवाद चौधरी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि मैं सोचूंगा या मैं कहूँगा सबको कि वर्चुअल इजलास किया जाए, क्योंकि वर्चुअल इजलास काफ़ी बेहतर है। लेकिन उनकी बात ना मानी गई और उन्होंने इजलास में जाने से इनकार भी कर दिया, सिर्फ इसी वजह से कि अगर साथ बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंस किसी ना किसी तरीके से खत्म हो जाएगा और कोरोना जो है वो एक दूसरे को लग सकता है। तो अभी तो इजलास तो सिर्फ एक दिन हुआ है और हमारे पास तकरीबन एमएनएस की बात करें तो हमारे पास 12 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। तो ये काफी अलार्मिंग है। एमएनएस मतलब जितना ख्याल रखते हैं, जितना सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं, उसके बावजूद कोरोना जो है वो वहाँ पर काफी तेजी से फैल रहा है। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं महविश, मैं भी एक रिपोर्ट भी डिस्कस करी थी कि जो अवेयरनेस के हवाले से यहाँ जो रिस्क पे एशिया के ममालिक हैं उनमें हमारा चौथा नंबर आता है। और हमारे यहाँ फिर वही बात कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक ये कह रहे हैं कि ये तो कोरोना तो है ही नहीं, और ये भी उनको समझाना पड़ रहा है हमें कि ये एग्जिस्ट करता है, आप एहतियात करें, आप ख्याल करें। अभी आपने जिक्र किया था कि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट हो गए हैं लोग इस हवाले से और जुर्माने भी किए जा रहे हैं। तो लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए भी कोई कैंपेन्स हैं जो की जा रही हैं वफाक की तरफ से? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो डीसी इस्लामाबाद है हमदा शफकत, वो काफी एक्टिव है इन चीजों में और वो बहुत अवेयरनेस फैला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो पोश इलाके हो गए, एफ सेक्टर हो गया, ई सेक्टर हो गया, यहाँ पर जो लोग हैं वो बात मान रहे हैं, जबकि आई सेक्टर, जी सेक्टर उनको अब भी लग रहा है कि शायद ये कोई मजाक है। अब कल जो है टेस्ट हो रहे थे कोरोना के, वहाँ पर हम गए, हमने देखा तो लोग बहुत करीब करीब खड़े थे, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था। तो अगर किसी को कोरोना ना हो, अगर किसी को हो तो वो एक दूसरे से लग सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई एहतियात नहीं किया जा रहा। तो छोटे इलाकों में तो छोड़े, वहाँ पर क्या एहतियात करेंगे जब वफाक में एहतियात नहीं है। और यहाँ पर काफी कंपेन्स होती है, बार बार टीवी पे भी कहा जाता है, लोगों को सोशल मीडिया के जरिए भी कहा जाता है, लेकिन लोग जो है मुश्किल से मुझे लगता है कि शायद समझेंगे। राइट महविश, थैंक यू सो मच। आप अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। महविश हमारी रिपोर्टर इस्लामाबाद से हमारे साथ यहाँ मौजूद थी और उन्होंने आपको बताया कि चाहे वफाक को इस्लामाबाद हो, कराची हो, पंजाब हो, सिंध का कोई इलाका, कोई शहर हो, कोई भी शख्स इस वक्त इस वायरस से महफूज नहीं है। सो खुदारा एक्सेप्ट कीजिए इस बात को कि कोरोना वायरस है और ये इंसान को नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे रिकवर भी हो चुके, शायद उनको हुआ भी और ख़त्म भी हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी वजह से जानी नुकसान भी उठा सके हैं। अच्छा, इस वक्त एक हमेशा मैं कहती हूँ कि कुछ अच्छा होना चाहिए, तो अच्छी खबर आज कराची वालों के लिए है कि आज मैं भी जब सुबह ऑफिस के लिए निकली तो मैंने कहा ये क्या हो गया है, ये आज मौसम इतना बेहतर, इतना अच्छा, पूरा क्लाउडी वेदर है आज कराची का। और अभी क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी ऑफिस आ जाती हूँ तो अभी भी मैं सबसे पूछ रही थी कि कैसा मौसम है। ऐसा तो नहीं कि गर्मी होगी, बट स्टिल कराची का वेदर क्लाउडी है, बहुत अच्छा मौसम है। पिछले कई दिनों से शदीद गर्मी कराची वालों ने बर्दाश्त की है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे। तो इस वक्त कराची का मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात की तरफ से जो है वो क्या प्रेडिक्शंस की गई हैं मौसम के हवाले से, तो हमारे साथ बुरहान मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर। अस्सलाम वालेकुम बुरहान। वालेकुम जी बुरहान, थैंक यू सो मच। बुरहान, आज अबर आलूद है कराची का मौसम, महकमा मौसमियात क्या प्रेडिक्शन कर रहा है? कहीं कोई बूंदाबांदी, कहीं बारिश की कुछ प्रेडिक्शन है? जी बिल्कुल, रात को जो है वो कराची की मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी हुई थी। अच्छा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके। जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 35 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि समंदरी हवाएँ जो है वो भी चलने का इम्कान है, जबकि गर्म और आलूद हवाएँ वो नहीं चलेंगी। जबकि सुबह के वक्त जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर हब्स भी देखा जा रहा है, लेकिन रात गए जिस तरह से हल्की बूंदाबांदी हुई है तो शहर कायद के जो बासी हैं वो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि क्या पता कुछ देर में ही वापसी बूंदाबांदी हो जाए। लेकिन मौसम काफ़ी खुशगवार है, थोड़ी थोड़ी देर में ठंडी हवाएं जो है वो भी चल रही हैं। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल जो है इसमें बताया गया है कि मौजूदा टेम्परेचर जो है वो 34 है और ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक जो है मगरिब से पहले तक वो मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री जो है वो जाने तक का इम्कान है। ओके, मतलब ये है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा गर्मी होगी। बारिश की कोई ख़ास प्रेडिक्शन है कि आज कल एक दो रोज़ में बारिश हो सकती है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने अभी तक ये वाज़े तो नहीं बताया कि बारिश हो सकती है, लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि हब्स काफ़ी ज़्यादा है और हब्स
कोशिश यही है कि हब्स जो है वो ज़्यादा है, लेकिन 2 से 3 दिन में क्या पता ये हब्स टूट जाए और हल्की जो है वो बारिश हो। लेकिन आज रात गए भी जो है वो चंद मकामात पर हल्की बूंदाबांदी के जो वो भी इम्कानात हैं। जी राइट। अच्छा, इस मौसम में जो है, जिस तरह आप भी इस वक्त बाहर हैं, पकोड़े, समोसे और ये सारी चीज़ें जो है वो हमें तो मौका चाहिए एंजॉय करने का। एंड अभी सुबह है, यस, हलवा पूरी जो है उस वो भी लोग एंजॉय करते हैं, बट अभी आप लोगों ने घर में रहना है और घर में रहते हुए ही इस मौसम को एंजॉय करना है। ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही बुरहान सिचुएशन हम देखते हैं कराची वालों की जब मौसम आता है बारिश का। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब जो है वो कोरोना के बाइस कारोबार भी जो हैं वो भी काफ़ी कम टाइम के लिए खोले जाते हैं। और अगर बात करें तो ये जो पकोड़े और समोसे की दुकानों पे रश लगा जाता है, तो अब जो है वो वहाँ पे रश नहीं लगेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का भी जो है वो ख्याल रखना है। और साथ ही दुकानों में पार्सल का जो है वो इंतज़ाम किया जाता है, क्योंकि दुकानों के अंदर बैठ कर कोई भी चीज़ नहीं दी जा रही। राइट, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा ही होना चाहिए भी ताकि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सके। थैंक यू सो मच, बुरहान हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और इस सिचुएशन में जब सब लोग घरों पर मौजूद हैं कोरोना की वजह से, सो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, अपने हाथों की सफाई रखें, बार बार अपने हाथों को धोइए। घर से बाहर हैं तो आप सैनिटाइज़र कैरी कीजिए। अच्छा, एक चीज़ जो हुई वो ये कि कोरोना की वजह से घर में जब सब लोग रहे तो मज़े के खाने और डिफरेंट कुजीन्स जो हैं वो घर की ख़वातीन ने भी ट्राई किया, और कुछ मर्द जो हैं उन्होंने भी कहा कि अच्छा चलो जी ये वाली एक्सपर्टीज़ भी ट्राई करके देखते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खाना पीना इस कोरोना की सिचुएशन में हो गया। अब हुआ क्या है कि घर में बैठे बैठे आप खाना खा रहे हैं, इतना ज़्यादा चलना फिरना नहीं हो रहा, जिम्स भी बंद हैं, तो ज़्यादातर लोगों की कंप्लेंट्स ये है कि जी पेट निकल आया है या वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, ये पेट का निकल आना और फिर इसका ठीक होना ये बहुत ही मुश्किल काम है। पेट अंदर करना ये मुश्किल, और ये मर्दों में भी प्रॉब्लम होती है, ये ख़वातीन में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा फ़ैट जो है वो लाइक लटक सा जाता है, सो पेट को कम करना इट्स रियली डिफ़िकल्ट। सो आज हम इस हवाले से जो हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं उनसे जानेंगे हम कि जो स्पेशली कुछ पार्ट जो है वो इतने ज़िद्दी होते हैं आपकी बॉडी के कि वो लूज़ ही नहीं हो पा रहे होते, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद है फिटनेस एक्सपर्ट हैं हुमा खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं हुमा? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं खैरियत से हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा हुमा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मतलब बॉडी के आपके कुछ पार्ट्स के जिस तरह से उनका फैट जो है वो ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, चिन हो गई आपकी, या कुछ लोगों के यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बेली पार्ट की होती है। बेली पार्ट की होती है सबसे ज़्यादा इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। अच्छा, वैसे ये वजह क्या होती है इतना ज़्यादा बेली फैट जमा हो जाने की? खाना पीना? खाना पीना भी कह सकते हैं, लेकिन वो स्टबर्न फैट होता है, वो आपका बहुत सालों से मौजूद होता है। वो होते आपकी टमी जो होती है वो फिर लटकना शुरू हो जाती है। तो कुछ पार्ट होते हैं बॉडी के जहाँ पर फैट ज़्यादा स्टोर होता है, तो एक पार्ट हमारा बेली पार्ट होता है जिसमें ज़्यादा स्टोर होता है। अच्छा, ये मर्दों में भी है और ख़वातीन में भी है? फीमेल में ज़्यादा है, ये मेल में इतना नहीं है, लेकिन फीमेल में ये ज़्यादा होता है। लेकिन मेल में जब है तो बहुत है, भरपूर है। ठीक है, सो इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ख़ास चीज़ें जिनको अगर हम फूड इनटेक के हवाले से बात करें तो आप ये कहें कि ये आपकी बॉडी में वो फ़ैट बनाते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं और उनका एब्जॉर्ब होना मुश्किल हो जाता है। कुछ गुड फैट्स भी होते हैं ना बॉडी के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस है, बट बैड फैट्स कौन से हैं जो हम फूड से इनटेक करते हैं? देखें, जो सारे जो बैड फैट हैं वो आप जो बर्गर लेते हैं या जंक फूड लेते हैं वो सारे बैड हैं। और अगर आप गुड फैट की तरफ जाएं तो ऑलिव ऑयल आपका बेस्ट ऑलिव है कि आप उसमें जा सकते हैं। और फिर आपके नट्स वगैरह से भी आपको फैट वो होता है कि आप नट्स भी ले सकते हैं, वो आपके गुड फैट्स में आता है। ठीक है, मतलब HDL होता है इसमें जो हाई डेंसिटी है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। एंड LDL जो है वो आपका लो होना चाहिए, बट अगर आप ये इस तरह के जंक फूड्स लेते हैं तो ये नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, इस क्वारंटीन की सिचुएशन में बहुत सारा कुछ खाया पिया है ना लोगों ने, तो ये वाली बड़ी कंप्लेन हो गई है कि वज़न कम था, अब तो मशीन इतना
बता रही है वेट बढ़ गया है, तो इस तरह की कंप्लेंट्स इस क्वारंटीन में लोगों की ज़्यादा हो गई हैं? मुझे भी सारा कंप्लेन मिल रही है कि ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर अच्छा ये है कि क्वारंटीन में आप लोगों ने बाहर का खाना नहीं खाया है, क्योंकि सब चीज़ें बंद थी। ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स हो गए हैं, सारी चीज़ें बंद हैं और हमने बाहर की कोई भी जंक फूड की तरफ नहीं गए हैं। वो जो भी चीज़ खा रहे हैं वो आप घर में खा रहे हैं। Right. तो घर में जो आप चीज़ खा रहे हैं वो थोड़ा सा ये होता है कि आपके लिए बेनिफिट हो जाता है हाइजीन के बनी हुई पॉइंट चीज़ ऑफ का। व्यू से। बिल्कुल हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपका बेनिफिट है। और इस तरह है कि इतने 2 to 3 मंथ्स में इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं हुआ जितने मेरे अपने क्लाइंट्स हैं उनसे। अच्छा। मेरी अपडेट्स हैं तो उनका ऑलमोस्ट 2 to 3 kg तक गया है, क्योंकि वही वजह है कि वो जो है वो बाहर का आइटम जो है वो नहीं ले रहे हैं और अपने घर की बनाई हुई चीज़ें ले रहे हैं। ओके अच्छा, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जो हम सोडा ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, बहुत गर्मी है, बस आपने एक कार्बोनेटेड ड्रिंक लिया, आपने वो पी ली, ये बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं और क्या इससे भी बॉडी पर फैट आता है, वेट बढ़ता है? बिल्कुल, देखिए उस कार्बोनेट ड्रिंक्स में जो होती हैं, कुछ ड्रिंक्स ऐसी हैं जो स्पोर्ट्स रिलेटेड होती हैं। ओके। जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। वो एथलीट वगैरह वो चीज़ ले रहे होते हैं, तो वो तो शायद बेनिफिट है उस स्पोर्ट्स ड्रिंक का, लेकिन अक्सर जो हम बहुत सारे लेकिन हुमा यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनका वर्कआउट 24 घंटे में तकरीबन 4 से 5 घंटे होता है। अगर वो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं जो हाई शुगर होती है और उसके बाद वो उस कैलोरी को उसको बर्न भी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक आम शख्स के लिए जो सिर्फ घर में बैठा है, जिसने सिर्फ 3 टाइम खाना खाना है, मूवीज़ देखनी है, बस रूम में रहना है, उसके लिए तो ये नो है ना, बिग नो फॉर एनर्जी ड्रिंक। बिल्कुल नुकसानदेह है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग लंच या डिनर के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक लें डाइजेशन के लिए। बिल्कुल ऐसे ही होता है। सारे घरों में ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि अगर कोई मेहमान आ गया या कुछ है या आपने कोई अच्छी सी डिश बना ली तो उसके बाद आपने वो ड्रिंक ज़रूर लेनी है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, वो नहीं लेनी वो चाहिए। नहीं, और ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये एनर्जी ड्रिंक्स देखिए प्रेफर करते हैं उन लोगों को जिनकी एक्टिविटी लेवल ज़्यादा हो। ओके। अगर आपका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है, आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आप वर्कआउट की तरफ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो फिर आप एनर्जी ड्रिंक्स ले सकते हैं। कुछ एनर्जी ड्रिंक्स हैं जो हार्मफुल नहीं हैं। ओके, अदरवाइज आप इस सीज़न में लेमनेड बहुत अच्छा है, आपको बहुत फ्रेश करता है। मिंट आप ले सकते हैं, मिंट ले सकते हैं, फालसा जूस है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो नेचुरल आपको फ्रूट से मिल रहे होते हैं, आप फ्रूट जूसेस लें, दैट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ। अच्छा हुमा, ये बताओ कि जिस तरह हम अभी आज टमी फैट की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों की ख़वातीन में स्पेशली लोअर टमी बहुत ज़्यादा बाहर निकली होती है। अच्छा, इसमें बड़ी कंडीशंस होती हैं, कुछ लोगों का पेट बाहर होता है और सख्त होता है, कुछ लोगों का फैट होता है जो लटका हुआ पेट होता है, तो डिफरेंट किस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं और जब आप उनको इनिशियली एक फूड चार्ट गाइड करते हो या एक्सरसाइज बताते हो या लाइफस्टाइल होता है, वो क्या है? देखिए एक चीज़ तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि मेरी बॉडी पूरी फिट है, मेरा बस टमी का फैट है तो आप वो कम करवा दें। ठीक है। तो स्पॉट्स रिडक्शन नहीं होती है किसी भी जगह की ना, क्योंकि अक्सर हम लोग यही सुनते हैं कि बस मेरा टमी का फैट है, मेरा आर्म्स का फैट है, बस मुझे ये कम करना है। हाँ, या थाइस पे होता है, या थाइस पे हो गया कि बस और मुझे कुछ नहीं करना ही करना है। तो स्पॉट्स रिडक्शन नहीं होती है किसी भी पॉइंट पर। आप जब भी फैट बर्निंग के वाले प्रोसेस में जाते हैं तो हेड टू टो आपका फैट रिड्यूस होगा। अब कहीं पे फैट ज़्यादा होता है, कहीं पे नहीं होता। वही टमी का जो पार्ट होता है वो फीमेल में हो या मेल में हो, वहाँ स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है आपकी फ़ैट की। ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिडक्शन की तरफ जाता है। आपको मतलब आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो चीज़ आप भूल जाएं। मैक्सिमम आपने 6 to 8 मंथ आपने ये चीज़ देनी है अपनी बॉडी पे, आपने काम करना हो, तो उसके बाद आपका वो फैट कम होना शुरू हो जाता है। मतलब शुरू में 1-1.5 महीने तो आप कह रहे होते हैं कि मैं रोज़ ये जो इतनी मुशक्कत करता हूँ, फ़र्क तो कुछ पड़ता ही नहीं है, क्योंकि आपने इतने सालों जो खाया जमा किया है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि 1-2 महीने का कुछ भी नहीं है। विद इन 2 मंथ्स में तो आपके इंचेस ड्रॉप होना, 1 मंथ में इंचेस ड्रॉप होने शुरू होते हैं। आपको पता चलता है कि हाँ कि अब कुछ आ गया है चेंजेस। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस तरह मेरे साथ भी है कि वेइंग मशीन इतना मुझे वो फ़र्क नहीं देती जितनी मुझे इंचेस फ़र्क देते हैं। बिल्कुल। सो बेस्ट क्या होता है, हेल्दी क्या है कि मशीन पे वज़न कम आना या इंचेस का कम आना? इंचेस ड्रॉप होना ज़्यादा हेल्दी है। इंचेस ड्रॉप होने में आपकी बॉडी टोन पे आ रही होती है। टोन मतलब एक अच्छा आपको कंट्रोल। हाँ बिल्कुल, आपको पता चल रहा है कि आपकी बॉडी टोन पे आ रही है, आपके इंचेस ड्रॉप होते हैं। दूसरे कह रहे होते हैं, दूसरे कह रहे होते हैं, आपके जो कपड़े जो आपको नहीं आ रहे होते वो फिट आना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको भी अच्छा लग रहा होता है
और अगर जो विंग स्केल पे आ रहा होता है, विंग स्केल पे अक्सर क्या होता है किसी का वेट नहीं आ रहा होता है, स्टक भी हो जाता है किसी का वेट, लेकिन उनके इंचेस ड्रॉप हो रहे होते हैं। ओके अच्छा, ये जो अभी आप बात करी थी, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, आपसे मैं नॉलेज के लिए पूछूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि आपने ओवरऑल बॉडी के हर पार्ट के लिए, ताकि उसका फंक्शन बेहतर रहे, आप मोबाइल रहें, हर बॉडी की मूवमेंट आपकी अच्छी रहे, लेकिन फिर जब आप एक सर्टेन स्टेज पर जाते हैं, फिर जाकर जो है वो आपको टारगेट किया जाता है कि अब आपने मसल बिल्डिंग करनी है या आपने कहाँ से कौन सी शेप देनी है, उसके बाद टारगेटेड जो है वो आपकी एक्सरसाइज या आपको योगा सजेस्ट किया जा रहा होता है। सो अभी टमी को स्पेशली हम बात कर रहे हैं, लेकिन फुल बॉडी वार्म अप्स भी हम आपको बताएंगे, जो हम आपको बताएंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बहुत खाया है, पेट बढ़ गया है, पेट को कम कैसे करें, करना चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो सिंपल एक्सरसाइजेस क्या हो सकती हैं ये आज आपको बता रही हैं हुमा खान। एक बार फिर से आपको वेलकम करेंगे। एंड हर एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले आप बॉडी वार्म अप करें। सो वार्म अप बताइए किस तरह से होगा, और फिर स्पेशली आप मर्द हैं या खातून हैं, ये एक्सरसाइजेस सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं पेट को कम करने के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपने अपने फैट पे काम करना है, बॉडी टमी के फैट पे काम करना है, तो आपने पूरी होल बॉडी की एक्सरसाइज करनी होती ठीक है। है। तो आपने होल बॉडी की, मैं कुछ फैट बर्निंग की एक्सरसाइज आपको यहाँ बता रही हूँ जो आपको टमी पे भी इफेक्ट करेगी। राइट, स्टार्ट स्टार्ट आपने कूल डाउन अपने वार्म अप से करना है। वार्म अप आपने सिंपल स्प्रिंट के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। आप सिंपल स्प्रिंट के साथ कर लें, आपने अपनी टोज पे स्प्रिंट करनी है, आपने पूरे फिट नहीं Okay. रखने, सिंपल आप स्प्रिंट करें मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स। ओके, सिंपल आपने स्प्रिंट करनी है। स्प्रिंट के बाद आप एक्सरसाइज नंबर 1 पे आएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो आपकी होगी साइड टू साइड। साइड टू साइड में आप इस तरह मूव कर सकते हैं, ये आपकी मॉडिफाइड फॉर्म भी है। अच्छा, एक अगर एक आप स्टेप को जरा बताओ कि लेग मूव होगी और हैंड भी, ताकि जो लोग बेसिक्स कर रहे हैं उनको समझ आ सके, ठीक है। ताकि जब आप समझाओगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा लोगों ठीक के है, लिए। आपने स्टार्ट करना है अपनी स्प्रिंट से। ठीक है, स्प्रिंट आपने अपनी टोज पे करनी है। ओके ओके। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो आपने बताया था ये आपका वार्म अप हो गया। वार्म अप में आप सिंपल वॉक भी कर सकते हैं। वॉक Okay. करने के बाद 5 to 7 मिनट के वार्म अप के बाद आप स्टार्ट करेंगे अपनी साइड टू साइड से। साइड टू साइड ये जो है मैं आपको मॉडिफाइड फॉर्म बता रही हूँ। मॉडिफाइड फॉर्म आप किसी कोई भी कर सकता है, बिगनर हो या एडवांस हो, कोई भी कर सकता है। आप मॉडिफाइड फॉर्म में आप आपके हैंड अप आएंगे और आपकी लेग्स जो है वो कर्ल होगी। ये साइड Okay. टू साइड है आपका, ये फैट बर्निंग वाली एक्सरसाइजेस हैं। एक साइड पर आप टिल होंगे, एक लेग को बिल्कुल। कर्व करेंगे। एक लेग को कर्व करेंगे, दोनों हैंड आपके ऊपर होंगे अगर आप करना चाहें तो। देखिए, अदरवाइज आप ऐसे कीजिए, भी कर एक साइड को देखें, आप होल्ड कीजिए, ये देखें आप, एक साइड उन्होंने कर्व की है लेग्स की और And होल्ड second. किया है ऐसे। ओके, और इसको आप फास्ट लेवल पे भी जा सकते हैं, स्लो पे भी जा ठीक सकते है। हैं। ये और आप मैक्सिमम आपने इसके, आप कह लें कि आपने 20 सेकंड करनी है, 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। ओके 20 सेकंड के बाद आप एक्सरसाइज नंबर 2 पे आएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो आपकी हाई नीज है। हाई नीज आपकी 90 डिग्री पे लेवल पे होनी चाहिए। दिस वन इज हाई नी। ओके। आप ये स्टैंडिंग फॉर्म में भी कर सकते हैं और आप इसको फास्ट लेवल पे अच्छा, भी जा बैक सकते हैं। आपकी स्ट्रेट रहेगी, आप खुद नीचे नहीं आएंगे, आप अपने बिल्कुल, नी को आपकी ऊपर बॉडी लेकर जो है आएंगे। वो बिल्कुल स्ट्रेट Straight रहेगी। रहेगी। चेस्ट आपका अप होगा, शोल्डर आपके बैक होंगे और आपने हाई नी 90 डिग्री पे आपने ऊपर लेके जानी है अपनी ठीक लेग। है। आप यहाँ पर हैंड रख सकते हैं ताकि ये टच हो तो आपको फील हो जाएगी आपकी 90 डिग्री ओके। है। आपने इस तरह सेकंड एक्सरसाइज नंबर सेकंड करनी है। और आप ये देखें, इसमें लेग्स भी और आपकी टमी के जो मसल्स हैं लोअर ये भी पार्ट की बैक stretch हो रहे हैं। एक्सरसाइज है। या लोअर पार्ट फैट बर्निंग की बैक एक्सरसाइज है जिसमें आपका टमी भी इन्वॉल्व है। ओके, ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है। इसके अलावा आप जो है वो अगर टमी अपर पार्ट की एक्सरसाइज है, उसके बाद मैं आपको टमी की बता देती हूँ। टमी की एक्सरसाइज में आप अपने घर का कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, कुशन ले सकते हैं, या अगर आपके पास डंबल मौजूद नहीं है, वेट मौजूद नहीं, ठीक है। इस वक्त आप मॉडिफाइड फॉर्म में है तो आपने अपनी लेग्स अपने ही करनी है, आपने डाउन ही आपने अपने फ्लोर पे रखनी है। ओके। और उसके बाद आपके हाथ में जो कुछ भी हो, आपका इक्विपमेंट्स, घर का भी कोई भी इक्विपमेंट्स हो सकता है, या फिर आप जो हैं वो आप डंबल्स ले सकती हैं अगर Okay, आपके पास ठीक अवेलेबल है। हो। और ये आप साइड टू साइड करेंगी। इसमें भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका शोल्डर बैक हो, चेस्ट अप हो, बैग आपकी पैरेलल हो। ओके, तो मतलब आप वाटर बॉटल्स ले सकते हैं, बिल्कुल वाटर ठीक है, बॉटल और उसके बाद फिर आपने इस तरह से ये इससे आपके ये जो कर्व्स हैं, ये जो साइड curves हैं, आपका side curves होती है
लव करके एंगल्स दिखाओ को हुमा, बोलते दोबारा हैं। प्लीज जरा फोकस कीजिएगा, ये वाला आपके पास पार्ट अगर बहुत कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। हो तो फिर मैं वो कर दें या- क्वेश्चन मेरे पास ये आपको क्वेश्चन हाँ, इज बिल्कुल, आप फाइन, देखो। ओके ये आप ले लीजिए, इससे आप थोड़ा सा Thank you. समझ सकेंगे कि किस तरह से करना है। राइट, ये आपकी फॉर्म होगी, लेग्स आप नीचे ही रखें अगर आप मॉडिफाइड फॉर्म में है, चेस्ट आपका अप होगा, शोल्डर आपके बैक होंगे, बैक आपकी न्यूट्रल होगी। थोड़ी ठीक है। न्यूट्रल का मतलब आपने थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाना है। आपके हाथ में जो कुछ भी कुशन हो या फिर आपका डंबल या कोई भी XYZ जो भी चीज़ है, इसका आपने साइड टू साइड करना है। अच्छा जो भी चीज़ आपके हाथ में हो थोड़ा वेट वाली होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जब पूरा बैंड होंगे तो आपका यहाँ पर Already automatically stretch यहाँ पर आएगा। stretch Okay, आएगा। okay. अगर वेट वाला हो तो वो फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ठीक चले है, जाता है, ठीक इसलिए है, आप okay. फॉर्म मेंटेन रखने के लिए आप अपने हाथ में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। राइट, साइड टू साइड, ओके। इन्होंने अपने लेग्स को लॉक किया है और उसके बाद ये बिल्कुल। साइड और अगर आप चाहें तो इसको अप भी कर रख सकते हैं, Okay. लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप नीचे ही रखें ताकि आपकी ठीक। फॉर्म बेटर है। राइट, साइड टू साइड। इसके अलावा आपने अपने हैंड जो है वो पीछे बैंड कर रहे हैं, फ्लोर पे रखने, सारा फोर्स जो होगा आपका फ्लोर पे रहेगा, लेग्स आपके ऊपर रहेंगी और आप इसमें कर्ल करेंगे। ओके। इसके लिए बाकायदा मशीन्स भी आती हैं, बिल्कुल आती लेकिन हैं। आप खुद भी कर सकते हैं। ये आप, हाँ, आप अपनी ऑन बॉडी वेट पे आप जा सकते हैं। और ठीक है। इनहेल एक्सेल का आप ख्याल रखेंगे कि एक्सेल आउट एंड इनहेल एंड एक्सेल आउट। ओके। जब इसके आप अलावा- लेग्स को बेंड करेंगे तो आप इनहेल करेंगे, एंड जब आप लेग्स को स्ट्रेट करेंगे तो आप उस वक्त एक्सेल करेंगे। बिल्कुल, ऐसा ही है हुमा? ऐसे ही है। ये देखें जब भी हम स्ट्रेंथ पे जा रहे होते हैं, आपके स्टैंडिंग वाली पोजीशन पे आप एक्सेल आउट कर रहे होते हैं। ओके, ये देखें आप रिपीट जहाँ करेंगे। मसल आपका हिट कर जाए वहाँ पर आपने एक्सेल आउट करना होता है। ओके, ये कर्ल आप नहीं करने। इसके अलावा प्लैंक पोजीशन मैं अभी करके नहीं बताई, लेकिन प्लैंक पोजीशन जो है वो सबसे बेस्ट है आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और यहाँ पर यही एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आपने फैट, अपने टमी का फैट कम करना है तो आपने होल बॉडी की एक्सरसाइज करनी है। ओके, राइट। तो ये जो भी बेसिक 2-3 चीज़ें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपको हुमा ने बताई हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह, बट मुस्तकिल मिजाजी के साथ ज़रूर आपकी बॉडी फिट भी होगी और ये जो टमी की प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी। हुमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. मैं एक लूँगी यहाँ छोटा सा ब्रेक और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी मॉडिफाई भी हो गई, लोगों ने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। एक रिसर्च में पढ़ी थी, उसमें कहा जा रहा था कि इस बार ईद पर ऑनलाइन शॉपिंग ने अपना रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले शायद मैं भी कभी इतना ऑनलाइन का एक फेवर में नहीं थी कि लाइक कि नई चीज़ आप खुद देख कर समझ के लेते हैं तो उसकी अलग बात होती है। बट यस, इस कोरोना ने कन्विंस किया कि नहीं, आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं और उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। ये तो एक बड़ी सतही सी बात पे मिसाल आपको इसलिए दे रही हूँ बिकॉज़ एक तो ऑनलाइन सिस्टम एंड ऑनलाइन बिज़नेस, कोरोना ने जहाँ बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस ख़त्म कर दिए, वहाँ ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं उन्होंने अपनी एक्सट्रीम को छुआ। एक नया जो है वो उनको मॉडल पाकिस्तान में देखने को मिला। अगर हम अपने पाकिस्तानी या पुराने तालीमी निज़ाम की बात करें तो यहाँ लोगों ने टाट पर बैठकर भी पढ़ा है, तख्तियाँ भी लिखी हैं, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, आप लोगों को ये सारी चीज़ें चौक से लिखा जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये जिद्दत इख्तियार करती गई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, लोगों ने अपनी तालीम के ज़रिए, अपने शऊर के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार ढूंढे कि वो दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें, वो अल्लाह की कायनात की ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में नॉलेज हासिल कर सकें और उस नॉलेज को लोगों तक पहुँचाने के लिए आसान से आसान और जिद्दत से भरपूर रास्ते इख्तियार कर सकें। सो अब जब हम कोरोना की बात करें हैं, बुकलेट स्टडीज़ हैं, दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको टेक्नोलॉजीज़ मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम शायद उन टेक्नोलॉजीज़ को वैसे यूज़ नहीं कर रहे थे स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस कोरोना की वजह से ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ क्योंकि बच्चे घरों में हैं, स्कूल्स बंद हैं, एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस वक्त बिल्कुल स्टॉप किया गया है। तो इस वक्त एजुकेशन को फ़रोग़ देने के लिए या
क्लासेस को बच्चों को स्टडीज़ देने के लिए ये ऑनलाइन सिस्टम जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो इस वक्त जो मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, इनकी कंपनी जिसका नाम है लर्निंग पिच, पिछले 2.5 साल से ये लोग ये काम कर रहे हैं कि लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं ताकि आप कहीं पर भी हैं, आप किसी भी तरह की तालीम से महरूम ना रह सकें। आप घर बैठे आप लर्निंग पिच के ज़रिए आप डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो पढ़ सकते हैं। वो सब क्या चीज़ें हैं, क्या पढ़ा रहे हैं ये लोग, ये हम इनसे जानेंगे। इनकी वेबसाइट है जिसका नाम माई इंटर अकेडमी के नाम से इनकी वेबसाइट है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। एंड लर्निंग पिच से मेरे साथ मौजूद हैं सैयद वजाहत, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। इसके साथ साथ हैं हमारे साथ शफक शेख। अस्सलाम वालेकुम शफक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शफक टीचर हैं, पढ़ाती हैं। एंड मोहम्मद इब्तिहाज, राइट, अस्सलाम वालेकुम। और इब्तिहाज भी टीचर हैं जो इस वेबसाइट के थ्रू आपको टीचिंग देते हैं। अच्छा, ये लर्निंग पिच क्या है दारा और ये क्या काम कर रहा है लोगों के लिए? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। लर्निंग पिच एक एडटेक कंपनी है। एडटेक से मुराद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। मैंने ये कंपनी सितंबर 2017 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के बनाई थी। माइक्रोसॉफ्ट से पहले मैं एमिरेट्स एयरलाइन और दीगर ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ, तो वहाँ हम बहुत दफ़ा ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया करते थे। और वो बड़ी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हुआ करती थी, बड़ी ज़बरदस्त होती थी। तो मैं ये सोचता था कि जब हम एक चीज़ को ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं तो व्हाई नॉट ऑनलाइन एजुकेशन पाकिस्तान में एक अच्छे अंदाज में मुतारिफ़ की जाए। तो मैंने देखा था कि पाकिस्तान में इस चीज़ की एक बेहतर अंदाज में उस चीज़ की काफ़ी लैकिंग थी। तो उस वजह से जब मैंने ये कंपनी बनाई तो उसका आइडिया यही था कि हम एजुकेशन को बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड करेंगे और उसको डिलीवर करेंगे। तो इस कंपनी को बनाने का जो मकसद था वो ये था कि हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में स्पेशली इन पाकिस्तान वी हैव 3 लार्जर चैलेंजेस। वन इज़ दैट हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन का फुकदान है। दूसरा, अगर उसकी एक्सेसिबिलिटी लोगों के पास कम है। मिसाल के तौर पे लोग हैदराबाद, मुल्तान, साहिवाल मुख्तलिफ़ जगहों से ट्रैवल करके बड़े शहरों में आते हैं, फिर पढ़ रहे होते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अफोर्डेबिलिटी का है कि बच्चे अच्छी तालीम अगर होगी तो वो महंगी होगी और महंगी तालीम को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने ये सोचा कि हम व्हाई नॉट कि हम टेक्नोलॉजी का सहारा लें और इसके थ्रू हम ये काम करें। तो जब हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया और चीज़ों की हमने इसको बुनियाद डाली, तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई साल भर लगा हमें इसको प्रिपेयर करने में, कंटेंट प्रिपेयर करने में। और अभी जब आपके पास थोड़ी देर में स्क्रीन में चीज़ें चलेंगी तो हम कुछ चीज़ों में पायनियर हैं पाकिस्तान के अंदर। हमने एक लर्निंग ग्लास टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जिसमें इंस्ट्रक्टर जो है वो लिख रहा होता है और बात कर रहा होता है और वो पीछे वहाँ से हमारे स्टूडियोज़ हैं कराची के अंदर। दूसरा, हमने जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो वही सिस्टम है जो इस वक्त दुनिया में MIT, हार्वर्ड और दुनिया की टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ हो रहा होता है। तो हमने ये सोचा कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के बच्चे को हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी देंगे कि जो थर्ड वर्ल्ड टेक्नोलॉजी होगी। तो हम टेक्नोलॉजी देंगे तो उसको फर्स्ट लेवल देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड, द जर्नी हैज़ बीन रियली वेरी एक्सेप्शनल। और तकरीबन 7 महीने पहले हमें पाशा जो एक IT की एक बड़ी बॉडी है पाकिस्तान में, हमें उसकी तरफ से पाकिस्तान का बेस्ट एडटेक स्टार्टअप का अवार्ड मिला। आई वेंट टू वियतनाम द नेक्स्ट मंथ टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज। अच्छा, ये वियतनाम वाला जो है ना, ये मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी बिकॉज इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानना भी चाहते हैं और एक बड़ी अचीवमेंट है कि वहाँ जाकर इन सब चीज़ों को करना। लेकिन आप ये देखें, जितनी भी बात इनकी मैंने सुनी या आप लोग सुन रहे हैं, सो आप एक स्टेब्लिश काम को, अपने एक रूटीन को छोड़कर आपने कहा कि सब कश्तियाँ जला दूं और एक नया काम शुरू करूं। नॉर्मली जब हम क्योंकि एक स्ट्रगल है पाकिस्तान में अपना करियर सेट करना, इट्स अ बिग स्ट्रगल। और बहुत सारे लोगों की पूरी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, उनका करियर सेट नहीं होता। लेकिन अपना करियर सेट हो जाए, आपको पता हो कि जी नाउ आई एम हैप्पी, मेरी इमीडिएट फैमिली की बेसिक भी लग्जरीज भी पूरी हो रही हैं, उसके बाद एक शख्स कहे छोड़ो यार कुछ और ट्राई करते हैं। इट्स समथिंग रियली, या तो आप बहुत एडवेंचरस हैं या तो आपको खुद पर बहुत बिलीव है, दोनों में से कोई एक चीज़। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपका आंसर दूंगी बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। ठीक है। और ये भी आप सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में अक्सर आपको अपने आप को भी एक्सप्लोर करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ बैकअप भी होना चाहिए या आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस सिस्टम को थ्रो करने जा रहे हो, पिच करने जा रहे हो, वो लोगों में उतना ही फेमस होगा जितना आप सोचते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। यूटा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड इस क्वारंटीन में, इस कोरोना में ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसकी बहुत बात की जा रही है। इवन गवर्नमेंट लेवल पर भी इसकी बात हो रही है कि बहुत अरसा हो गया, लोग पहले तो बच्चे ये कहते थे कि स्कूल कब बंद होंगे, अब बच्चे इंतज़ार में हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, अपने टीचर को मिस करना। एंड फिर ये एक आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज भी है कि कुछ अरसे तक अगर आप उस चीज़ से दूर रहते हैं तो बच्चे जो है वो काफ़ी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन को इन्होंने एक डिफरेंट तरीके से लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया है। कंपनी नेम है इनका लर्निंग पिच, और इनकी जो वेबसाइट है दैट इज़ माई इंटर अकेडमी। इस वेबसाइट पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। एंड मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ पे मौजूद हैं सैयद वजाहत, शफक शेख एंड मोहम्मद इब्तिहाज। आप तीनों को एक बार फिर से वेलकम करूंगी। आपने लर्निंग पिच के बारे में तो बताया, मैं इंट्रोडक्शन अभी ब्रेक पे जाने से पहले डेफिनेटली आप लोगों ने इस कंपनी के बारे में जाना होगा। शफक से जानूंगी मैं। शफक, आपने कब ज्वाइन किया इन्हें? मैंने लर्निंग पिच को 2018 में, नवंबर 2018 में ज्वाइन किया था। ओके। और कुछ हुआ ऐसा था कि एक हफ़्ता हुआ था, मैं डेमो यहाँ पे देके गई थी, और जब मैंने इनका काम देखा था और मैंने इसका स्कोप देखा था तो मैंने इंडस्ट्री छोड़ के, क्योंकि मैं बेसिकली मास्टर्स हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। तो मेरी फील्ड जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर्स हैं आप? ओके। फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरा जो जॉब लगी हुई थी मैं वो छोड़ के आई थी, क्योंकि जो मेरा पैशन था वो टीचिंग का था। उससे 7 साल पहले भी मैंने सारे एक teaching की जैसे थी। लोग मिल गए, मतलब ये। मैं आपसे यही बात कहने वाला था, जो मैं चाह रहा था कि मैं उसको कनेक्ट करूं। मैंने अपनी कहानी तो सुना दी आपको कि मैंने इस तरह छोड़ा, और आपने बड़ा अच्छा कनेक्ट किया कि मुश्किल होता है कि आप एक स्मूथ और एक इस्टेब्लिश्ड करियर से निकलें। तो ये सिर्फ मैं नहीं, बल्कि मेरे साथ जितने लोग, मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, बल्कि हमारी कंपनी में जितने लोग हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो बड़ा अनकन्वेंशनल है। उसके अंदर मेरे साथ जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो शफक हैं, चाहे वो इब्तिहाज हैं, या मेरे जितने दोस्त जो इस वक्त बैठे हैं, ये पूरी की पूरी टीम ऐसी है जो आपको अपने एक इस्टेब्लिश कैरियर से, जिन्होंने एक चांस लिया है, जिन्होंने एक चीज़ को एक्सप्लोर किया है, और जिनका बिलीव है कि वो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के लैंडस्केप को चेंज कर सकते हैं। राइट। तो उसमें शफक, बेहतरी कर आपने सकते भी हैं। जो है वो इसी तरह से अपने काम को शिफ्ट किया और फिर अपने पैशन की तरफ आप आई, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो आर यू सेटिस्फाइड नाउ? बहुत ज़्यादा होता है ना, जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं तो उससे आपको एक ख़ास किस्म की खुराक मिल रही होती है ओके। टीचर्स के लिए। शायद इब्तिहाज भी इसको लिंक कर पाएंगे, क्योंकि हम टीचर्स के लिए, अगर कोई स्टूडेंट आपको अच्छा फीडबैक दे दे, उसको समझ में आ जाए वो एक बहुत मुश्किल सा कॉन्सेप्ट, तो उसकी आंखों की चमक, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट, ये कुछ आंसर होते हैं जो टीचर्स पहचान लेते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वो मुझे मिल नहीं रहा था इंडस्ट्री में, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पे 6 महीने काम किया। मैं वहाँ पे गई थी, क्योंकि ऑफिसर थी, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से छोड़ दिया। ओके। सो इब्तिहाज की क्या स्टोरी है, उन्होंने कैसे ज्वाइन किया? मैंने फरवरी के मिड में लर्निंग पे ज्वाइन की। ओके। इससे पहले मैं फैशन रिटेल से एसोसिएटेड था, मैं बिजनेस ग्रेजुएट हूँ। लर्निंग पे ज्वाइन करने का प्राइमरीली पर्पस जो था बहुत सिंपल, जब मेरी वजाहत से मुलाकात हुई तो हमारे जो आइडियाज़ हैं और जो हमारे जो फ़िलासफ़ी है, जो हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, उस पर हम अलाइन थे काफ़ी। तो मैंने कहा कि आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए। आई ज्वाइन द कंपनी एज मैं इनका पार्टनरशिप प्रोग्राम देख रहा था। अच्छा। उसके बाद वी डिसाइडेड कि हम एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। साइड बाय साइड वजाहत सजेस्टेड कि इब्तिहाज व्हाई डोंट यू टीच। ओके। तो मैं वैसे पढ़ाता था छोटी कैपेसिटीज़ में, बट स्टूडेंट्स को, बट मैंने कभी इतने स्केल पे नहीं किया था। इन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, इन्होंने मुझसे कहा कि जाओ एक्सप्लोर करो। मैंने फर्स्ट ट्राई किया, इट वर्कड, और फिर हमने रियलाइज़ किया कि हाँ हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आई एंडेड अप बीइंग टीचर, मैनेजर, हम बहुत सारी चीज़ें, डबल हैटिंग कर रहा हूँ मैं अभी। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, यहाँ पर जहाँ पर हम इनके एक्सपीरियंस की बात करें, वहीं पर आज एक सवाल इस प्रोग्राम को देखते हुए आप लोगों के जहन में भी आ रहा होगा कि क्या ये ऑनलाइन एजुकेशन रिप्लेसमेंट है कैंपस एजुकेशन की? ठीक है, क्योंकि बिकॉज आप एक मेंटली प्रिपेयर होते हो, नो, हम अपने आप को मैसेज देते हैं कि ओके जी, अब हम इस सेटअप में हैं, अब मुझे काम करना है, अब मैं अब इस जिस 4 दीवारी में हूँ, यहाँ एजुकेशन है, यहाँ ऑफिस है, तो ये हम साइकोलॉजिकली ख़ुद को वो कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। सो कैंपस एजुकेशन का इम्पैक्ट जो आता है वो क्या ऑनलाइन एजुकेशन का आता है वजाहत? असल में मुझसे जब पहले ये सवाल होता था, पेंडेमिक से पहले भी, अच्छा हम तो ऑनलाइन एजुकेशन पहले से कर रहे हैं, 2.5 साल से कर रहे हैं,
हमने कोरोना की वजह से नहीं किया, हम पहले से कर पहले रहे से हैं। कर। तो मुझसे जब ये पहले सवाल होता था, और आज भी मैं ये बात कहूँगा कि देखें, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो रिप्लेसमेंट कतन नहीं है ऑन कैंपस एजुकेशन की। ऑन कैंपस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। एक बच्चा हैदराबाद से उठ के कराची आता है, घर बार छोड़ के, वालिदैन को छोड़ के, तो उसके लिए उसके प्यारों का छोड़ना, एक कॉस्ट इंकर करना, ये सारी चीज़ें उसके लिए एक हैजल था। True. लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन से उस बच्चे को एक ऑप्शन मिल सकता है। Right. लेकिन जो बच्चा कराची में है और उसके मोहल्ले में एक बेहतर चीज़ है, उसके पास मौजूद है, तो वो जो टीचर से बैठ के सवाल जवाब कर सकता है, चीज़ें कर सकता है, वो ऑनलाइन पे नहीं कर सकता। तो बोथ प्लेटफॉर्म हैज़ इट ओन प्रॉस एंड कॉन्स। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते थे। मैं समझता हूँ कि कोरोना की वजह से जहाँ बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं, वहाँ हमें एक ही अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इस पर रीथिंक कर सकें। क्योंकि देखिए, इस वक्त ब्रेक लग गया है। नाउ यू डोंट हैव एनी ऑन कैंपस एजुकेशन, अब आपको ब्रेक लग गया है, अब आपके पास यही एक ऑल्टरनेटिव है। तो जब यही लोग एक ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करेंगे फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि इसके कुछ बेनिफिट्स थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पोस्ट कोविड जब हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह, तो लोग जान चुके होंगे कि ऑनलाइन के क्या फायदे हैं और ऑन कैंपस के क्या फायदे हैं। Exactly. तो वो इन दोनों के फायदों को इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ कि And वो I मेन think है। अब टाइम भी वही है कि आप स्मार्टली अपनी लाइफ के लिए डिसीजंस लें। यू नो, आप ऑफिस में हैं, आप चाहते हैं कि अब मैं कैसे टाइम निकालूं, एक इंस्टीट्यूट जाऊं, ज्वाइन करूं, वहां पर जाऊं। इससे बेहतर ये है कि आप अपने वर्क प्लेस पे ही आप, अभी मैं इनसे टाइमिंग्स वगैरह भी जानूंगी, आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक डे में भी, नाइट में भी डिफरेंट क्लासेस सेशंस दे रहे होते हैं। तो इट्स एन गुड अपॉर्चुनिटी, और राइट टाइम पर जब आप अभी घर पे हैं तो आप अपनी स्टडीज़ को एडवांस कर सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं बनिस्बत इसके कि नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखने और बाकी चीज़ों को करने के लिए। वो भी बेहतर है, वो भी थोड़ा सा आपको कहना चाहिए आपके मूड को अच्छा रखती है, बट एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। शफक, हमारे यहाँ कुछ टैबू सेट हैं। मैं इसको टैबू इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आज की लड़की जहाज़ भी उड़ा रही है, ठीक है, और कौन सा ऐसा काम है जस्ट नेम इट जो ख़वातीन प्रोफेशनली नहीं कर रही। लेकिन हमारे यहाँ मेडिसिन की फील्ड को, डॉक्टर्स को, या भी आपने फार्मा का जिक्र किया, या टीचर्स को, इन्हीं को ही बड़ा रिस्पेक्टेबल और बड़ा सेफ़ समझा जाता रहा है ख़वातीन के लिए। सो आपने भी कहा कि आप एज ए टीचर आप बनना चाहती थी। हमारे आज भी कॉन्सेप्ट है कि लड़कियाँ घरों में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देती हैं, लड़के जो अपनी स्टडीज़ कर रहे होते हैं वो साइट पर जो है वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो डू यू थिंक कि वो लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन क्लासेस दें घर में बैठ के? एक तरीके से अच्छा हो सकता है। अच्छा। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने के लिए मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना वो चाहिए। क्या? अब जैसे आजकल थोड़ी सी हम ऑनलाइन स्कूल्स की बात करें, ऐसा हो रहा है कि टीचर्स जो हैं वो घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन उनका एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। मतलब अच्छा। उसके अंदर कुछ डिस्टॉर्शंस भी हो रही होती हैं। Okay. इस सेंस में कि अब हम अपने उसकी बात करें अपने लर्निंग पेज की, तो हमने पूरा, जैसे सर वजाहत नहीं बताया कि कि हमारा सेटअप लर्निंग है आप मैनेजमेंट लोगों सिस्टम का? है। मतलब बच्चा वीडियो जाके देखेगा, वो वीडियो अपलोड हुई हुई है, उसके बाद में वो अपने आप को असेस कर पाएगा। Okay. क्या ये चीज़ें हर एक बंदा जो घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, अगर वो कर सकता है तो ठीक है, लेकिन इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट। मतलब आप कह रहे हैं कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उसके जो आप बिल्कुल। लोगों को फॉलो करना पड़ते हैं, जो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से फॉलो कर रहे हो, राइट? अच्छा, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसमें एक और भी चीज़ इस वक्त जिस तरह गवर्नमेंट लेवल पर भी बात हो रही है, तो डू यू थिंक कि हम कामयाब हो पा रही हैं लोगों को इस तरफ माइल करने के लिए कि वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आएँ? देखिए, गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर पे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फ़रोग मिल रहा है। गवर्नमेंट पे ऑब्वियसली अडेप्टेबिलिटी या अपनाइयत वाला जो एस्पेक्ट है कि वो कितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, वो एक चैलेंज है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट ऑब्वियसली एट दिस लेवल, प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट कोलैबोरेशन कर रही है विद ऑर्गेनाइजेशन जो करें। हमारी भी मी एंड वजाहत वी मेट सईद गनी साहब, हमारी मुलाकात हुई थी, हमने उन्हें भी एक आइडिया पेश किया था। गवर्नमेंट उन लाइंस के ऊपर सोच रही है, गवर्नमेंट उसकी तरफ एफर्ट भी कर रही है, बट अगैन वो एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर चीज़ें वो कर रहे हैं। एक्सेप्टेबिलिटी वाला जब फैक्टर थोड़ा सा किक इन कर जाएगा,
उसके बाद मुझे लगता है कि चीज़ें सबके लिए काफ़ी स्मूथ हो जाएंगी। राइट अच्छा वजाहत अगर हम अपने यहाँ पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो हम अगर अपना गवर्नमेंट सेटअप देखते हैं स्कूल्स का तो वो तो बदतरीन है। कोई भी पेरेंट्स वो ये कहते हैं कि हम कम खा लेंगे लेकिन हम किसी ना किसी चाहे वो गली मोहल्ले का प्राइवेट स्कूल हो अपने बच्चे को वहाँ भेजेंगे। गवर्नमेंट से वो अपने बच्चे को पढ़ाने को तैयार नहीं है बिकॉज़ निसाब इतना पुराना है, टीचर्स मौजूद नहीं हैं। तो जब आप लोग मिले सईद गनी साहब से जो हमारे इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो डू यू थिंक कि आप उनको इस लेवल से इस लेवल तक लाने में आप उनको कन्वेंस कर सके और आपको लगा उनका रुझान है कि वो इस तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए कुछ सोच रहे हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक आदमी की जॉब है या एक उसकी जॉब है। जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है वो इस हवाले से बहुत वीक है। Okay. तो उस सिस्टम को एक मैजिक वैंड हो जो उसको पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर देगी, ये पॉसिबल नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन मैंने गवर्नमेंट की डिज़ायर ज़रूर देखी है इस मामले में। अच्छा कि उनकी कोशिश है कि वो उसको चेंज करें, बेहतर करें, लेकिन उनकी स्पीड बहुत स्लो है इस मामले में। यानी डिज़ायर, नीयत का होना, अच्छी नीयत का होना काफ़ी नहीं है जब तक आपके एक्शन उसके ऊपर फास्ट ना हो। अच्छा हम ये देख रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊँ कि जब ये पैंडेमिक सिचुएशन आई, आई वॉज वेरी क्लियर कि ये लंबी जाएगी। Okay. स्कूल्स देर तक खुलेंगे। मतलब मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 18 महीने 2 साल ये चैलेंज हो सकता है। ये मैं सोच रहा हूँ। तो गवर्नमेंट को इससे लार्जर पिक्चर में सोचना चाहिए क्योंकि तो उनकी फैक्ट्स उनके सामने ज़्यादा हैं जी बेहतर। जी, तो वेट एंड सी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर कोरोना ख़त्म हो जाएगा जून में तो जून में स्कूल खुल जाएंगे। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर ये रहेगा तो क्या होगा, और ऐसा है। पहले मार्च से ये सिलसिला शुरू हुआ, छुट्टियां अनाउंस हुई 2 महीने की, जून आया, जून में अब ये डिक्लेयर हो गया कि अभी अगस्त सितंबर में जाएगा। और मैं आपको बताऊं, वी कांट सी दैम ओपनिंग इन अगस्त सितंबर एज वेल। खुदा करे ये खुल जाए, लेकिन ये नज़र नहीं आता। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को लाजमी तौर पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास बेहतर सिस्टम बने हुए हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके चीज़ें मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है टेक्नोलॉजी के अंदर ख़ास तौर पे कि जहाँ चूँकि उसको लोग बिज़नेस के तौर पे, हर चीज़ को बिज़नेस के तौर पे देखते हैं, तो लोगों को ये होता था कि भाई ये कोई बहुत लुक्रेटिव बिज़नेस नहीं है तो इसकी तरफ हम क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारे पास कम ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट इस तरह की हो। राइट अच्छा आप जब वियतनाम गए तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखें, बीइंग द नेशनल विनर ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान का बेस्ट एडटेक स्टार्टअप थे पाशा की तरफ से, तो वी वेंट टू वियतनाम। वियतनाम में जो सबसे अच्छी बात रही हमारी कि वो एशियन पैसिफिक ICT अवार्ड कहलाता है। मतलब वो IT का ऑस्कर अवार्ड कहलाता है फॉर एशिया, मतलब उसका ये लेवल है। तो वहाँ जब गए तो वहाँ पे हमारा मुकाबला हुआ 16 एशियन पैसिफिक कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एज वेल। तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमें एक्सपोजर मिला कि हम वहाँ पे जाके क्या कहते हैं देख सकें कि रीजनल कंट्रीज़ में क्या काम हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ वहाँ जाके देख के। हमारा जो पूरा यहाँ से बैच गया था उसमें कोई 10 लोग शामिल थे जो यहाँ से पूरा बैच गया था, पाशा का जो पूरा लोग गए थे। तो उसमें दूसरे मुझे याद पड़ता है बांग्लादेश से कोई 75 के करीब उनके डेलीगेट आया हुआ था। तो तमाम जो कंट्रीज़ थे वो पाकिस्तान से, मुझे वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि हम बहुत पीछे रह गए और हमें बहुत आगे जाना है। तो उस मामले में मैं समझता हूँ कि पाशा हो गया, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची जिसके हम इंक्यूबिटी हैं, ये इदारे जो हैं ये हेल्प कर रहे हैं स्टार्टअप्स को। देखें, स्टार्टअप्स जो हैं वो एकदम एक बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, जब पेंडेमिक आया हमने फैसला किया कि माइंडर एकेडमी से हमें क्रैश कोर्स देंगे बच्चों को। बच्चे कोचिंग सेंटर फीस दे चुके हैं, अब वो दोबारा फीस नहीं दे सकते, हमने एक कोर्स को फ्री कर दिया। जैसे ही अनाउंस किया 20,000 स्टूडेंट्स ने 72 आवर्स में उसको एनरोल किया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक छोटा सा स्टार्टअप है। एक कोचिंग सेंटर में शायद 2,000-3,000 बच्चे आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास 72 घंटे में 20,000 बच्चों ने एनरोल कर लिया। तो स्टार्टअप के अंदर वो एजिलिटी होती है, उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि वो एक मैसिव चेंज ला सकता है। एग्जैक्टली अगर इसको बेहतर तरीके से पिच किया जा सके। अच्छा शफक, जो कोर्सेज हैं जो आप लोग ऑफ़र कर रहे हैं उनमें क्या क्या हैं, कौन से लोग हैं जो उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं या आप लोगों को इनरोल कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, बेसिक क्या है, किस एज से स्टार्ट करें आप लोग? मैं MIA की टीचर हूँ और माई इंटर एकेडमी को मैं बेसिकली देख रही होती हूँ, डील कर रही होती हूँ। सो MIA में बेसिकली 9 से लेके मैट्रिक है। ओके। तो
जिस तरह से अभी स्कूल्स को खुलने में टाइम लग रहा है, ऑनलाइन स्कूल्स में थोड़ा सा तमाम चीज़ों में टाइम लगेगा, उसके लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें 9 मैट्रिक्स इन और पंजाब बोर्ड ओवरऑल हम नेशनल करिकुलम को फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और साथ साथ हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी हैं कुछ। और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, तो उसमें भी हमारे साइंस सब्जेक्ट, बेसिकली साइंस की आवाम जो है ना वो ज़्यादा है, साइंस के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके ठीक है, तो साइंस हमारा मेन फोकस है, साथ साथ हमारे पास कॉमर्स के भी सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। ओके सो 9 से लेके इंटर तक में आपके तमाम ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इनको आप इनको पढ़ाते हम हैं। देख रहे अच्छा होते हैं। त्याज, ये जो आप लोगों का लोगों को पिच करने का, ये स्टूडेंट्स को पिच करने के लिए आप लोग डिफरेंट मॉडल्स तैयार करते हो, कोर्सेज तैयार करते हो, उस बारे में भी कुछ डिटेल्स शेयर करें। अच्छा, हमारा बेसिकली जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है या जिस तरीके से हम स्टूडेंट को अपनी प्रोडक्ट की ऑफरिंग करते हैं वो चैप्टर वाइज भी होती है और वो सब्जेक्ट वाइज भी होती है। ओके फॉर एग्जांपल उसके लिए कोई मिनिमम एज या मिनिमम क्लास क्राइटेरिया कुछ मिनिमम है? क्लास क्राइटेरिया कुछ नहीं है, बस ये है कि आप फॉर एग्जांपल अगर इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट है, लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, अब फर्स्ट ईयर बायोलॉजी या तो आप कंप्लीट कोर्स पूरे ठीक है। फर्स्ट ईयर का या तो आप वो ले लें या आप चैप्टर वाइज ले लें। Okay. हमने Chapter wise भी है? एग्जैक्टली हमने Okay, बंडल interesting. ऑफर्स भी रखी हुई। फॉर अच्छा। एग्जांपल अगर आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स फर्स्ट ईयर तीनों एक साथ लेते हैं, सो विल गेट अ डिस्काउंट ऑन टू इट। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, बिकॉज अगैन व्हाट वजाहत मेंशन, अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पे स्टूडेंट आके क्वेश्चन करता है, क्योंकि प्राइवेट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि बहुत हेफ्टी चार्ज कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा कन्वीनियंस पे एक अफोर्डेबल एजुकेशन ले और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले। ओके सो हम टोटल वैल्यू बेस्ड पे। राइट अच्छा वजाहत, हमारे यहाँ 2-3 तरह के एजुकेशन सिस्टम है ना, यहाँ बोर्ड सिस्टम भी है, फिर यहाँ पर आप देखें कि ओ लेवल्स है, ए लेवल्स है, फिर एक बिल्कुल ही पुराना निसाब है जो गवर्नमेंट पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 अलग अलग तरह के हम अपनी जनरेशन को प्रिपेयर करें उस हवाले से। तो फिर जब आप लोग कोर्सेज प्रिपेयर करते हैं तो इस तरह के तमाम स्टूडेंट्स को केटर करते हैं कि जिसको ओ लेवल्स की प्रिपरेशन करानी है, उसको बोर्ड की करानी है, इसको कैसे टारगेट करें आप लोग? देखिए, इसमें सिलसिला ये है कि लर्निंग पिच प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करता है। ओके हमारा एक प्लेटफॉर्म है माइंटर एकेडमी, जिसमें बच्चे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ते हैं हमसे। ठीक है। हमारा एक प्लेटफॉर्म है tsbeducation.com, द स्कूल ऑफ बिजनेस एजुकेशन। राइट उसमें हमारे पास बच्चे CA, ACCA, ICMA के कोर्सेज पढ़ते हैं। ओके और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पढ़ते, बल्कि 25 ममालिक से पढ़ते हैं, जिसमें इंडिया और अफगानिस्तान के बच्चे भी शामिल हैं। ग्रेट। अच्छा, हमारा शुरू से हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हमें लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है। मैं उसको अगर इंग्लिश लैंग्वेज के मीडियम को यूज़ करता हुआ प्योर कोर्स रिकॉर्ड कर दूंगा तो शायद वो बहुत अच्छा नज़र आएगा, लेकिन बच्चा सुनेगा नहीं। तो हम लोग कोर्स जो रिकॉर्ड करते हैं वो उसमें करते हैं। तो हम लोग TSB एजुकेशन जो है वो CA, ACCA के बच्चों को पढ़ाते हैं मज़ामीन, उनका अपना बोर्ड है, ICAP है, ACCA उनका अपना बोर्ड है। फिर हमारे पास इंटरमीडिएट का बोर्ड है जिसमें पंजाब बोर्ड है और क्या कहते हैं सिंध बोर्ड है। ओके फिर यहाँ तक हमने सोचा कि यहाँ तक काम नहीं चलेगा, स्कूल्स बंद हैं, तो हम इस वक्त एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिसमें इब्तिहाज जिसको लीड कर रहे हैं वो acadmus.com है। ये प्लेटफॉर्म जो है ये ग्रेड 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हम जानते हैं कि इसमें बच्चे जो हैं वो ऐसे स्कूल्स के भी आएंगे जो 20-25 हज़ार रुपए के भी होंगे, छोटे बच्चे। अच्छा, इसको हम डिस्कस करते हैं, बट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जियो था पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और इस कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने एक्सपेरिमेंट की हैं। सो उसमें एक एक्सपेरिमेंट जो दुनिया भर में बहुत अरसे से बहुत बेहतर तरीके से लोग करते आ रहे हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, दैट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन। बट पाकिस्तान में यस बहुत सारे लोग जो शायद किसी दूसरी कंट्री नहीं जा सकते, लेकिन उनको पता था कि उस डिग्री की वैल्यू क्या है। सो उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट पे किया और लोग पाकिस्तान में रहते हुए भी
इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का फ़ायदा उठाते रहे। यहाँ बैठकर भी आप पेपर्स देते हैं, आप डिग्री लेते हैं, उसकी वैल्यू होती है, उससे आपको करियर में परसू करने में आसानी मिलती है, आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन इस वक्त जब हम क्वारंटीन में हैं तो हमारे बच्चे, बड़े, हर एज के लोग जो अपनी स्टडीज़ को और बेहतर करना चाहते हैं वो काफ़ी परेशान हैं। सो ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द बेस्ट सेटअप, बेस्ट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। और अक्लमंद शख्स वही होता है जो मुश्किल हालात में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके। सो एक बेहतरीन इदारा जो लर्निंग पिच के नाम से मुतारिफ हुआ आज से 2-2.5 साल पहले, और इनकी वेबसाइट मौजूद है माई इंटर अकेडमी। ये आप लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। अच्छा, अभी वजहत आप बात कर रहे थे कि अब आपने 6-7 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्सेज ऑफर किए हैं, स्टडीज़ एंड इब्तिहाज उसको हेड करें। सो प्लीज़ कुछ बताइएगा, क्योंकि माएँ तो अब तंग आ गई हैं कि ये या तो गेम्स खेलते रहते हैं बच्चे या फिर इस तरह की सारी चीज़ें। अब तो लूडो भी आप उस पर खेल रहे हो मोबाइल पे, यार ये क्या बात हुई? मैंने तो बिल्कुल डाउनलोड नहीं किया, मुझे तो वैसे ही लूडो खेलना है, मुझे ऑनलाइन नहीं खेलना लूडो। लेकिन इस तरह से हर चीज़ बड़ी चेंज हो गई है। सो लेकिन अब ये 6-7 क्लास के बच्चे जो हैं या माएँ जो हैं वो चाहती हैं कि वो इनरोल कराएं, तो वो कैसे कराएंगे और आप लोग क्या स्टडी देंगे उनको? अच्छा, हम ये आइडिया जो आया था एकेडमिक्स का क्लास 6, 7, 8 के लिए, हमने रियलाइज़ किया कि कोविड की वजह से जो एक गैप आ गया है जिसमें क्लास 6, 7, 8 और इन तरह के क्लास के बच्चे हैं जिनका एकेडमिक ईयर पूरा नहीं हुआ, सो वी डिसाइडेड कि हम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं। सिंस हम इसमें एक्सपर्ट हैं तो हम इसके लिए भी करते हैं। 6, 7, 8 का जो प्लेटफॉर्म है एकेडमिक्स, हमने बच्चे की साइकी को मद्देनज़र रखते हुए कि वो बच्चा बोर बहुत जल्दी हो जाता है। Yes. वो आफ्टर 2-3 सेकंड्स अगर उसे इंगेजिंग कंटेंट नहीं मिलता तो वो बोर हो जाता है। Yes. सो हमने तो इसको स्कूल में क्लास में तो है नहीं कि Exactly. मजबूरी है बैठे, Exactly. है ना? सो उसके पास कंप्लीट कंट्रोल है, वो एक बटन दबाएगा और वो लेक्चर क्लोज कर सकता है। सो हमारे लिए इसको इंटरेस्टिंग बनाना था। क्या किया सो फिर? हमने कहा कि हम कंप्लीट एनिमेशन बेस्ड कंटेंट बनाते हैं। ओके, जहाँ पे विजुअल्स अफेक्ट करते हैं ना? सो हमारे केस के अंदर टीचर पढ़ा रहा होता है, हमने कहा कि हम लिखेंगे नहीं बोर्ड के ऊपर, वील एक्सप्लेन, और जो हम बात कह रहे होंगे हम उसको अपने बॉडी जेस्चर से एनिमेशन में शो कर रहे होंगे। ओके, सो हमने फॉर आप एग्जांपल देख सकते हैं, राइट? एज अ टीचर जब मैं पढ़ा रहा था एक एनिमेशन बनी जिसमें मेरी शक्ल है और मेरे अराउंड एस्ट्रोनॉट के कपड़े और मैं स्पेस में ट्रैवल कर रहा हूँ। वाह, सो ये हमने बच्चे के लिए इतना इंगेजिंग करना है कि उसको मजा कि आए, वो विजुअल्स में चला जाए Exactly. ना स्टडी के साथ। ओके, सो सो वो फन इंटरेस्टिंग। एलिमेंट, हमें लर्निंग और फन को कंबाइन करना है। अच्छा, इस एज में वैसे भी क्योंकि आपको इतने ज़्यादा अपने फ्यूचर की या करियर का इतना नहीं पता होता कि लाइफ ने ज़िंदगी में आगे जा क्या क्या खेल खेलने हैं, तो इसलिए हम वो इंटरेस्ट नहीं लेते। बट आई थिंक एक सर्टन एज में मैट्रिक के बाद या ओ लेवल्स में आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि नहीं जी, अब मैंने पैसे खर्च किए हुए हैं, ठीक है, दोबारा कोर्स के पैसे देने पड़ जाएंगे। और ऑनलाइन में भी लोग फेल होते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग फेल नहीं होते, इस बारे में भी मैं बात करूंगी। अच्छा, इनरोल करने का तरीका, मैंने आपकी वेबसाइट ओपन की और आपकी वेबसाइट है माई इंटर अकेडमी। उसके बाद मुझे कौन सा पेज ओपन होगा, मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चे को कैसे क्लासेस के लिए इनरोल करा सकती हूँ, और अपनी फीसेस वगैरह का स्ट्रक्चर भी बताइए। अगर किसी बच्चे को मैट्रिक, इंटरमीडिएट या उसको 6-7 स्टूडेंट या क्लास यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो हमारा प्लेटफॉर्म है इंटर अकेडमी, myinteracademy.com। ठीक है। बच्चा उस पे जाएगा, वालिदैन उस पे जाएंगे, कोर्स खोलेंगे, फिजिक्स का कोर्स आ रहा होगा, या कोई बच्चा एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहता है, एनईडी में एग्जाम देना चाहता है, एनईडी के एग्जाम्स आने वाले हैं, एडमिशन एग्जाम्स आने वाले हैं, तो वो कोर्स जाएगा, सब्सक्राइब करेगा और उसको इनरोल करेगा। अच्छा, उसकी वो सैंपल वीडियोस चला के वहीं देख सकता है, राइट, कि उसको कैसे करना है आपको, किस तरह का कंटेंट होगा, तो वो चीज़ें वहीं देख सकता है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, फ्री ट्रायल ले लेता है, तो उसके बाद वो इनरोल पे क्लिक करता है, जिसके बाद हमारे पास जैज कैश और डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ओके, बच्चा वहीं से फीस करता है, वरना वो ऑनलाइन बैंक के थ्रू ट्रांसफर भी कर सकता है। मिनिमम फीस क्या है आप लोगों की? मिनिमम फीस हमारी जो होती है वो चैप्टर वाइज भी है ना? चैप्टर वाइज वो 200 रुपये भी होती है, वो 500 रुपये भी होती है, वो 2000 रुपये भी होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, लर्निंग पिच में हमारी फाउंडेशनल वैल्यू चूँकि अफोर्डेबिलिटी शामिल है, तो हमारा ये
हमारा अपने ऊपर ये कमिटमेंट है कि हम कभी भी किसी को फीस की बुनियाद पर रिजेक्ट नहीं करेंगे। ओके, अगर बच्चा फीस नहीं दे सकता तो दैट डजंट मीन। बट हाउ डू यू जज? एक शख्स आपसे ऑनलाइन आपको पिच करता है, ठीक है, तो आपको कैसे पता कि ये शख्स चलें आप मिलते हैं, प्रिंसिपल जी। होता है, स्टूडेंट आया, पेरेंट्स आया, आपने उनसे बात की, एक इमोशनल अटैचमेंट हुई, बट ऑनलाइन जहाँ पर उसको पता है कि अगर आपने एक चीज़ फिल नहीं की अगला पेज ही नहीं ओपन होगा, तो उसमें किसी को इमोशनली जानना कि ये कितना डिजर्विंग है, ये अच्छा, कैसे है? देखिए जो हमारे जो कॉल सेंटर का स्टाफ है उसको साफ डायरेक्शन है अच्छा। कि आप कभी भी फीस की बुनियाद पर रिजेक्ट नहीं करेंगे। ओके, आप उसको अकोमोडेट करेंगे, आप उससे पूछेंगे कि वो कितनी फीस दे सकता है, ओके। उसको कितना डिस्काउंट चाहिए, या वो फीस क्या दे भी सकता है या नहीं दे सकता। अच्छा, एक देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में एंड ऑन कॉल भी है, आप कह रहे हैं कि ऑन कॉल भी? असल में ये पूरा इकोसिस्टम है। देखिए Ecosystem। होता ये है कि जब बच्चा हमारी वेबसाइट पे आता है, रजिस्टर करता है, कोई चीज़ करता है, तो हमारे कॉल सेंटर से उसको फ़ोन जाता है ओके, और वहाँ उससे बात होती है, उसके ठीक है। पेरेंट्स से बात होती है, तो ये पूरा एक सिस्टम है। तो कॉल सेंटर बात करता है उससे और कॉल सेंटर खुद अपना डिसीजन लेता है। अच्छा, हम जो लोग हमें कह रहे होते हैं हम उस पर बिलीव रखते हैं। अगर कोई कह रहा है कि मैं इतनी फीस नहीं दे सकता तो हम उसको बहुत ज़्यादा उसकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं करना चाहते। ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है कि जो वो कह रहा है जहाँ तक उसको वैलिडेट कर सकते हैं, ये नहीं कि हम उसके घर पे कोई चीज़ भेजेंगे और फिर वैलिडेट करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो हम उसकी चीज़ पर ट्रस्ट करते हैं और उसको राइट। वो और करते हैं। पाकिस्तान में तमाम तर शहरों से लोग आपके पास जो हैं वो ऑलमोस्ट माशाल्लाह से आप सीख रहे हैं, यकीन और जाने- दुनिया भर में भी आप कह रहे हैं। आप यकीन जाने कि 25 कंट्रीज़ मैंने नाम लिया कि 25 कंट्रीज से पाकिस्तानी, इंडियन, अफगानी बच्चे हमसे, चूँकि उर्दू लैंग्वेज है ना तो उसमें वो पढ़ रहे हैं हमसे, साथ साथ क्या कहते हैं, तो वो उर्दू समझ जाते हैं प्रॉपर? कहीं मैं आपको मुश्किल होती है? बताऊं, जब हमने सीए का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ACCA का, तो मेरे पास एक कॉल आई लुधियाना पंजाब इंडिया से, ओके, और मेरे कॉल सेंटर ने कहा वजाहत भाई आप इनसे बात कर लें। वो तो प्योर पंजाबी लैंग्वेज तो है उसने कहा कि आई एम दिव्या गुलाटी स्पीकिंग फ्रॉम लुधियाना पंजाब हाँ। एंड आई जस्ट वॉच योर लेक्चर। अच्छा, वो मुझसे इंग्लिश में बात कर रही थी ठीक एंड इट वाज इन उर्दू लैंग्वेज। आई जस्ट वांटेड टू इंश्योर दैट इफ ऑल द लेक्चर्स आर इन उर्दू और नॉट। तो ये उसका सवाल था कि बाकी है नहीं है। Interesting। तो मैंने उसको बताया कि सारा है। आप यकीन जाने, मैं आपको बताऊं कि उस लड़की ने कोशिश की कि वो इंडिया से हमारा प्लेटफॉर्म पे कर सके, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन आपस में ब्लॉक्ड है तो वो पे नहीं कर पाई। तो मैंने अपने कॉल सेंटर एजेंट से कहा, मैंने कहा यार ये जेन्युइन है, जब ये पे नहीं कर पा सीखना चाहती रही है आप पर- फिलहाल इसको दे दो, ये बाद में पे कर देगी, पेमेंट का मसला नहीं है, वो उसको लेना है। आपको पता है उस लड़की ने क्या कहा? उस लड़की ने कहा कि मैं जब तक आपको पैसे नहीं दूंगी मैं ये सब्सक्राइब नहीं करूंगी। तो मुझे अंदाजा हुआ कि अच्छे लोग, मतलब ये नहीं होता कि अच्छे लोग जो हैं वो सिर्फ इस जो हैं सरहद वो हैं या उस सरहद ये उस तरफ है हैं, या उस तरफ है। अच्छे exactly। लोग वो अच्छी रहे, अच्छी और हमें कराची में, पाकिस्तान में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने हमारे लेक्चर्स इलीगल डाउनलोड किए, उसको आगे शेयर किया, और जब आप उनसे बात करेंगे तो मतलब आपको हैरान हुआ कि मतलब वो किस लैंग्वेज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे बुरे लोग जो होते हैं वो दुनिया के हर कोने पे होते हैं। True। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमें अगर कोई कहता है, उस लड़की ने अपनी खाला के मलेशिया के थ्रू रेमिटेंस करवाई, इट टुक लिटिल बिट लॉन्ग, लेकिन उसने वो चीज़ नहीं ली जब तक कि उसने वो नहीं ली। क्या बात है। तो आप भी पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं, आई नो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में हमें देखा जा रहा है, तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप भी बहुत सारी कोर्सेज हैं। अच्छी बात ये है कि इन्होंने एक डेमो वहाँ पर लेक्चर्स भी रखे हुए सारे हैं demo। जिनको आप देखें, ताकि आपको ये पता चले कि आया ऐसा ना हो मैं फ़ीस पे कर दूँ उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ना हो। तो आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाबात उस वक्त मिलेंगे जब आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे। एक ब्रेक लेंगे, कुछ मज़ीद सवाल, ऑनलाइन जो डिग्रीज़ मिलती हैं उनकी क्या वैल्यू है, एंड सो मैनी मोर क्वेश्चंस, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं माई इंटर अकेडमी, इनका वेबसाइट है। आप इस पर जाकर आप जो भी डिफरेंट कोर्सेज़ हैं वो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जो बच्चे हैं हमारे 6, 7, 8 क्लास के, उनके लिए भी ये लोग कोर्सेज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें देखते हैं, डिस्कस करते हैं, वहीं पर ये भी होता है कि आया इसकी जो डिग्री हमें ऑफ़र की जा रही है, जो डिग्रीज़ आप लोग ऑफ़र करते हैं, उनकी वैल्यू क्या है, वो क्या वैल्यू करते हैं। बिकॉज इफ़ यू आर पेइंग फॉर समथिंग तो आप उसके लिए कितना बेहतर है। लेकिन पहले एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। जी, कौन? मुश्ताक मेमन कराची से आपका
मुस्तकिल कॉलर हूँ मैं। जी, आपको वेलकम और- करते हैं सर। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं मुश्ताक साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी तमाम मेहनतें इस कदर है कि दिल चाहता है कि बार बार तारीफें करें बहुत बहुत तो भी शुक्रिया। कम है। बहुत अल्लाह शुक्रिया। आपको हिम्मत दे। आमीन। इस तरह हर सेगमेंट निभाते आ रहे हैं, कभी एक्सरसाइज, कभी कुछ। और मैं आपकी पूरी टीम को यूं समझें कि दोनों हाथों से सैल्यूट। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है ऑनलाइन जी। एजुकेशन पे कि हमारी आमतौर पे ये जो इंटीरियर एरियाज के लड़के हैं वो CSS की तैयारी करते हैं, जी जी। और क्या ऑनलाइन CSS की ट्यूशन वगैरह ये लोग अरेंज कराएंगे या उसके लिए क्या करना होगा? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है एंड बहुत स्कोप है CSS के लिए। और मुझे लगता है कि एक टाइम पर तो लोगों को इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, बट आई थिंक ये एक बड़ी स्मार्ट एजुकेशन है जिसमें आप एक बहुत अच्छी लाइफ को परसू कर पाते हैं। सो CSS की प्रिपरेशन ऑफर कर रहे हैं आप लोग? देखें, हम लोग तो इस वक्त CSS की प्रिपरेशन ऑफर नहीं करते, लेकिन एक कंपनी है जिसका नाम है नियर पियर। नियर पेयर, ओके आप गूगल पे जाएंगे, नियर पियर लिखेंगे, ये भी एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, लाहौर बेस्ड कंपनी है। अच्छा। वो ऑनलाइन CSS करवा रहे हैं आजकल। ओके। उनका कोर्स है, मेरे ख्याल से अच्छा कोर्स होगा, और बहरहाल वो एक अच्छा ऑप्शन है, और मैं समझता एंड हूँ आई कि आप थिंक हर ऑलमोस्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए। CSS एक बहुत अच्छा CSS है, PCS है, ये एक आपके पास आगे लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ में आपको बहुत हेल्प करते हैं। एंड आई थिंक 3 अटेम्प्ट्स आपको ऑप्शन दिया जाता है, अगर आप अच्छी प्रेपरेशन करें तो आपको बहुत अच्छा लाइफ करियर मिलता है इससे, तो गो फॉर इट। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन है हमारे साथ? बात कर रही हूँ कराची से। कौन बात करिए, नाम बताइए दोबारा। आसिया रुबाब बात कर रही हूँ कराची हाँ जी, से। कहिए। जी, हुक्म। मुझे यहाँ पे कोट याद आ रहा है नईम बुखारी साहब का, जो बहुत मशहूर शख्सियत है पाकिस्तान की। वो ये कहते हैं कि मीडिया की एक जिम्मेदारी तो ये होती है कि लोग क्या देखना चाहते हैं, लेकिन मीडिया की एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि लोगों को क्या देखना चाहिए। Very तो true. आई थिंक इस वक्त आपका ये प्रोग्राम दोनों जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है कि हमें ये देखना भी चाहिए, और इसलिए कि इस कोविड-19 के बाद ये इस वक्त की ज़रूरत है True. कि हम अपने आप को चेंज करें। और ये जो सिचुएशन है, जो अनवांटेड सिचुएशन है, इसके साथ हमें खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये एक प्रोग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, वो लोग जो सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं। तो आप लोगों का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। एंड आफिया, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन, यू मेड माई डे, यू नो। क्योंकि कोशिश यही होती है कि मेरी टीम की भी कि हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इस स्क्रीन के ज़रिए आपके साथ शेयर करें, और आपकी अप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। एंड आई नो कि फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं, हम ये माहौल नहीं चाहते, लेकिन समझदारी ये है कि इस माहौल में रहते हुए हम बनिस्बत इसके कि हम रोते रहें अब क्या करें, बच्चों का करियर ख़राब हो रहा है, उनका टाइम ज़ाया हो रहा है, क्योंकि वक्त ने किसी के लिए नहीं रुकना, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना अमीर के लिए, ना गरीब के लिए। इसी सिचुएशन में हमने स्मार्टली अपने बच्चों के लिए और अपने लिए क्या बेहतर करना है कि ना उनका और ना हमारा वक्त ज़ाया ना हो। यही ऑप्शंस अगर हम अपनी लाइफ में ढूंढ लें तो आई थिंक वो टेंशन वाला मामला कुछ थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन जो डिग्रीज़ हैं उनकी वैल्यू क्या है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि लर्निंग पेज के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, हम कोई डिग्री इशू नहीं करते। ओके, फिर सर्टिफिकेशन है? हम तो सिर्फ प्रिपेयर करते हैं आपको। ओके। बच्चे को बोर्ड एग्जाम में जाके बैठना है, ठीक है, उसको कराची इंटरमीडिएट बोर्ड उसका एग्जाम लेगा, ठीक है। हम उसको उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लोग उनको ट्यूशन दे रहे हैं, आप उनको बिल्कुल। उनकी स्कूलिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक तो है। हम तो बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, जहाँ तक दूसरा सवाल है कि वो इदारे कि जो डिग्री दे रहे हैं उनकी कहाँ तक वर्थ है, तो उसके अंदर पाकिस्तान में 2-3 बड़े इदारे थे जो पाकिस्तानी हुकूमत के थे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये 2-3 इदारे थे जो हुकूमती इदारे थे। अमूमन उनकी जो डिग्री की वर्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं समझी जाती थी। ओके। लेकिन उसके बावजूद वो एक बेहतरीन ऑप्शन था घर बैठे लोगों के लिए, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो क्या कहते हैं बाहर जॉब करने वाले हजरात हैं, कि वो अपनी कन्वीनियंस से पढ़ सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोविड-19 की वजह से, चूँकि अब रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट्स भी ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, तो हम जल्द देखेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन डिग्री प्लेटफॉर्म्स भी
हमें देखेंगे कि वो एक रेप्यूटेबल जिस तरह से बाहर के आप ममालिक की जो कंपनीज हैं उनसे आप ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, वो आपको डिग्रीज या सर्टिफिकेशन देते हैं और हमारे मुल्क में उसको माना जाता है, उसकी वैल्यू होती है, आपके पे स्केल पर, आपकी पोजीशन पर, स्लैब्स पे उसके फ़र्क पड़ते हैं। इसी तरह इंशाल्लाह अगर ऑनलाइन एजुकेशन ऐसे ही प्रमोट होती रही तो हमारे अपने भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की जो डिग्रीज़ होंगी, सर्टिफिकेट्स होंगे, उनकी दुनिया भर में वैल्यू होगी। आई नो इट टेक्स टाइम बट इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी आसिफ बात कर रहा हूँ कराची से। खैरियत से हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र। आसिफ क्या कहना चाहेंगे? अच्छा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोग मैकेनिकल कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, मैकेनिकल कोर्सेज सिखा रहे हैं ये लोग ऑनलाइन, उस पर भी कुछ? ओके अभी हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच आसिफ आपकी कॉल का। जी इब्तिहाज, मैकेनिकल कोर्सेज तो जिस तरह वजाहत ने भी कहा हम नहीं ऑफर करते। हमारा प्राइमरी फोकस अभी जिस तरह जो TSB एजुकेशन है वो CA, ACCA, ICMA को लेकर है। माई इंटर अकेडमी जो है वो इंटरमीडिएट 9-10 के लिए है और जो एकेडमिक्स है वो क्लास 6, 7, 8 के लिए। सो हम स्पेशलाइज्ड फील्ड या स्पेशलाइज जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इस तरह की जो सर्विस ओरिएंटेड कोर्सेज हैं हम उसको नहीं ऑफर करते एट द मोमेंट। बट द फ्यूचर व्हाट होल्ड्स कुछ भी। अच्छा इब्तिहाज, आप एज ए टीचर जब पढ़ाते हो तो आप लोग वीडियोस बनाते हो और फिर वो अपलोड करते हो, ऐसा ही है ना? लेकिन अब जिस तरह कुछ बैक बेंचर्स होते हैं ना क्लास में, वो कहते हैं अच्छा एक टीचर को नज़र ही ना आए हम ना वरना टीचर सवाल करेगा। कुछ होते हैं जो फ्रंट बेंच पर बैठे होते हैं और टीचर परेशान होता है कि कितने सवाल करता है। तो मुझे मतलब चाहे आप ए ग्रेड स्टूडेंट ना हो लेकिन सवाल करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब जब आप लोग वीडियोस बना के अपलोड कर देते हो और किसी के स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन आता होगा कि अच्छा ये बताया लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, तो वो कम्युनिकेशन कैसे करेगा आपसे? सो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं। ओके सो हमारे पास जितने कोर्सेज हैं स्टूडेंट का कोई ऐसा क्वेश्चन, लाइव सेशंस नहीं है? लाइव सेशंस हम करते हैं, लाइव वेबिनार्स भी हम करते हैं। सो एक तो हमारा क्वेश्चन है जो कि वीडियो के इमीडिएटली बाद आता है जिसमें वीडियो से रिलेटेड सवाल होते हैं, तो बच्चा उसे अटेम्प्ट करता है। उसके बाद भी अगर बच्चे के जहन में कोई सवाल आता है तो या तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लेता है जहाँ पे पीयर टू पीयर आंसरिंग भी हो जाती है, उनके दोस्त भी या तो आंसर कर देते हैं और टीचर भी आंसर कर देता है। सो एक वो डिस्कशन फोरम के तौर पे बन जाता है। एक हमारा होता है ऑनलाइन वेबिनार्स जिसमें टीचर जो हैं वो एक वेबिनार, हम एक डे सेलेक्ट करते हैं, टाइम स्लॉट सेलेक्ट करते हैं, टीचर ऑनलाइन जाता है, स्टूडेंट के सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरीज को उस ऑनलाइन वेबिनार में सॉल्व किया जाता है। कश्यप, लास्ट क्वेश्चन, आप लोग जब ये प्रिपेयर कराते हो उसके बाद कोई टेस्ट भी लेते हो? जिस तरह जो आपका ट्यूटर भी आता है वो कहता है ओके ये महीना मैंने तुम्हें ये चैप्टर पढ़ा दिया, अब मैं आऊँगा तो मैं इस पूरे चैप्टर का टेस्ट लूँगा, तो यू गाइज ऑल्सो डूइंग लाइक समथिंग दिस? बिल्कुल। व्हाट? जैसे ही जब वीडियोस आपकी अपलोड हुई नहीं बच्चा देखता है तो उसके बाद में पूरा असेसमेंट आता है जो उसी वीडियो को देख के बच्चा जो उसने सीखा है हम उसको असेस करते हैं। ओके। और उसके थ्रू हमें रिपोर्ट मिल रही होती है कि बच्चे ने जो मिस्टेक्स की हैं, फिर उसके बाद में हम बेसिकली एक पूरा असाइनमेंट भी दे रहे होते हैं और वो असाइनमेंट फिर हम चेक कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो मिस्टेक्स वगैरह आती हैं फिर हम बच्चे से कम्युनिकेट करके। राइट, इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइस कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग अपने लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान की आवाम के लिए तालीम को फ़रोग़ देना इस मुल्क में बहुत ज़रूरत है। रोटी आदि खा लें लेकिन तालीम पूरी हासिल करें ताकि हम एक्सेल कर सकें। इंशाल्लाह कल एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।